Morning everyone. Now we are discussing about the chapter 4 of geography of class 7th. The topic is major landforms, मुख्य स्थलाकृतियाँ ना. In this chapter we discuss about their formation. इस चैप्टर में हम उनके फॉर्मेशन के बारे में, उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे. चलिए इस टॉपिक पे आते हैं. The various landforms on the earth's surface are formed by the various endogentic forces. However, the exogenous forces tend to reduce the elevation of the existing landform. देखिए पृथ्वी में जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं ना, उनके निर्माण में कहीं ना कहीं दो तरह की शक्तियाँ. एक होता है इंडोजेंटिक फोर्स, जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न फोर्सेस होती हैं, और दूसरा जो है एक्सोजेंटिक शक्तियाँ, ऐसे फोर्सेस जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे कार्य करती हैं. उनका जो है एक बहुत बड़ा योगदान होता है स्थलाकृतियों के निर्माण में. आगे आते हैं. द एक्सोजेंटिक फोर्सेस कैरीड आउट देयर वर्क इन द टू वेज. फर्स्ट द वेदरिंग एंड सेकंड द इरोजन. इंडोजेंटिक फोर्सेस के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर 3 में पढ़ा था, जिसके तहत जो है आपने देखा कि अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन की कंडीशंस होती हैं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा. इस चैप्टर में हम लोग जो है एक्सोजेंटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कार्य करते हैं. ये मुख्य रूप से दो तरह के होती हैं. नंबर 1 वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षय एवं अपर्दन ना. अपक्षय, वेदरिंग, इरोजन, अपर्दन. चलिए दोनों को टॉपिक लेते हैं. वेदरिंग इन्वॉल्व्स डिस्टिंग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. वेदरिंग में चट्टानों का टूटना और बिखरना, ये प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी चट्टान के समीप ही. ए नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड एजेंट्स सच एज हीट, कोल्ड, फास्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ए केमिकल रिएक्शन हेल्प इन द वेदरिंग. वेदरिंग के लिए कोई ना कोई एजेंट की ज़रूरत है, तो कई एजेंट्स या फैक्टर होते हैं, जैसे कि हीट, तापमान, कोल्ड, ठंड, फास्ट एक्शन, पाला पड़ना. इसके अलावा इंसान, मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे, जानवर ना, ये सभी जो है कहीं ना कहीं वेदरिंग की घटनाओं को, अपक्षय की घटनाओं को मतलब बढ़ाने में एक एजेंट के रूप में काम करते हैं. दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन रॉक मटेरियल ना. इसमें जो है अपक्षय जो आपका वेदरिंग होती है, इसमें जो चट्टानें टूटती फूटती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है. उसमें चट्टानें जो है टूट फूट करके आपके चट्टान के समीप ही बिखर जाती हैं या गिर जाती हैं. इसीलिए इसको वेदरिंग कहते हैं. अब आइए, वेदरिंग इज जनरली फॉलोड बाय इरोजन एंड इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ब्रोकन रॉक मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू ओरिजिन एंड टू द डिपॉजिट्स एल्सवेयर. देखिए इरोजन जो है वो वेदरिंग से थोड़ा डिफर है. इसमें जो है चट्टान का जो है टूटना फूटना होता है, और इरोजन में कोई ना कोई एजेंट होता है, जिस एजेंट के माध्यम से ये टुकड़े चट्टानों के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा दूसरी जगह चले जाते हैं. इसलिए इसको इरोजन कहते हैं. देखिए इरोजन में मूवमेंट होता है चट्टानों का, टूटे फूटे रॉक मटेरियल्स या फ्रेगमेंटेशन का, और वेदरिंग में जो है मूवमेंट नहीं होता है. वेदरिंग में जो चट्टानें टूट फूट करके वहीं बिखर जाती हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होता. इरोजन में मूवमेंट होता है, और इसमें कई प्रकार के एजेंट काम करते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. द मेन एजेंट ऑफ द इरोजन, और इरोजन के जो मेन एजेंट्स होते हैं उसमें रनिंग वाटर, जिसमें हम रिवर कह सकते हैं. दूसरा सी वेव्स, समुद्री तरंगे कह दीजिए. मूविंग आइस, ग्लेशियर एंड विंड. ये सभी जो है एजेंट हैं इरोजन के, जो कि चट्टानों को आगे की ओर बहा ले जाते हैं या उड़ा ले जाते हैं, या आगे की ओर ट्रांसपोर्ट करके आगे की ओर बढ़ा देते हैं. द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल आर डिपॉजिटेड एट डिफरेंट प्लेसेस. और ये जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल है कहीं ना कहीं जो है उसका डिपोजिशन होता है, जमाव होता है. दस इस प्रकार डिफरेंट लैंडफॉर्म आर क्रिएटेड बाय द एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट लैंडफॉर्म होते हैं, स्थलाकृतियाँ होती हैं, उसके निर्माण में किसी न किसी इरोजनल एजेंट का योगदान होता है, और डिपोजिशन प्रक्रिया का जो है आप कह लो कि एक अहम योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें स्थलाकृति के फॉर्मेशन में. अब आते हैं
नंबर 1 वर्क ऑफ ए रिवर। देखो रिवर कैसे काम करती है, इसमें हम लोग जो है रिवर की इरोजनल एंड डिपोजिशनल दोनों कंडीशन को अध्ययन करेंगे। व्हेन इट रेन्स सम वाटर सीपेज अंडरग्राउंड, जब पानी बरसता है तो कुछ जो पानी होता है मिट्टी मतलब जो सोख लेती है वो अंडरग्राउंड में ऐड हो जाता है। सम ऑफ इट्स एवरेट एंड रेस्ट फ्रॉम स्मॉल स्ट्रीम, और कुछ पानी जो है इवोपरेशन के थ्रू भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और बाकी पानी जो है एक कैलो स्मॉल स्ट्रीम या धारा के रूप में आगे की ओर मूव करता है, बहता है। मेनी स्मॉल स्ट्रीम ज्वाइन टुगेदर फॉर्म ए रिवर, और बहुत सी छोटी छोटी धाराएं जो हैं जब मिलती हैं तो वो रिवर का रूप, नदी का रूप ले लेती हैं, जिसको कि मतलब नदी मीन्स रनिंग वाटर, बहता पानी के रूप में हम जानते हैं। द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट इज कॉल्ड द सोर्स। नदियाँ जहाँ से उत्पन्न होती हैं उसे उसका ओरिजिन प्लेस या सोर्स कहते हैं। हेंस फोर, हालांकि द रिवर मूव्स डाउन द स्लोप इन ए वैली, जो नदियाँ हैं ना पहाड़ों या माउंटेन्स निकलती हैं और वैली की ओर ढाल को, स्लोप माने ढाल को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। जनरली सामान्य तौर पे द रिवर फॉल्स इनटू द लार्ज वाटर बॉडी। नदियाँ किसी ओशियन, सी या लेक में गिर सकती हैं। सच एज सी, ओशियन और लेक ना, नदियाँ, हर नदी का ओरिजिन प्लेस होता है तो उसकी एंडिंग प्लेस भी होता है। तो नदियाँ जो है मैक्सिमम रिवर्स जो है ओशियन या सी में एंड हो जाती हैं। कुछ मतलब जो है रिवर्स जो है लेक या आप कह लो कि जो है सी में एंड हो जाती हैं। आगे आते हैं। द प्लेस वेयर द रिवर ज्वाइंस अदर वाटर बॉडी इज कॉल्ड द माउथ। द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड द रिवर बेसिन। जिस एरिया में रिवर बहती है, उसका फ्लो होता है ना, जहाँ पे उसका ड्रेनेज सिस्टम फैला होता है, उसे हम लोग रिवर बेसिन कहते हैं। और सीधी बात है, वो प्लेस जहाँ पे नदियाँ दूसरी नदियों से जुड़ती हैं उसका माउथ कहलाता है। जैसे कि स्मॉल रिवर्स ना इंटर्ड इनटू द बिग रिवर्स, जैसे कई छोटी नदियाँ जो हैं जब बड़ी नदियों में समाहित होती हैं तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और जब किसी बड़ी नदियों से कई छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। आगे आते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर कैरीज आउट इट्स वर्क इन द 3 वेज। रनिंग वाटर जो है 3 तरह से, 3 रूप में काम करता है। नंबर 1, फर्स्ट इट रूट्स द रॉक ओवर द विच फ्लो। नंबर 1 इरोजन प्रक्रिया होती है, जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं ना, रनिंग वाटर एज ए एजेंट के रूप में काम करता है और उन चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है। सेकेंड, द ट्रांसपोर्ट, नदी की स्पीड में मतलब वाटर में स्पीड होती है, जिस कारण से जो रॉक्स मटेरियल जो है टूट फूट करके अलग होते हैं मेन चट्टान से, नदी का पानी उनको बहा के आगे ले जाता है। इरोडेड मटेरियल ना ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर 3, इट डिपोजिशन ना डिपॉजिट्स। नंबर 3 कह रहा है कि द मटेरियल विच इज हैड टू द ट्रांसपोर्टेड ना, तो तीसरा स्टेप वो होता है जब नदी में गति या स्पीड कम हो जाती है, नदियाँ जो मटेरियल्स या जो सेडिमेंट्स अपने साथ अभी तक बहा के ले आती हैं, उनका जमाव करना स्टार्ट कर देती हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। पहले इरोजन, जिसमें चट्टानों को तोड़ने फोड़ने के कार्य होता है नदी के पानी द्वारा। सेकेंड, जो चट्टानें टूट फूट जाती हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम रनिंग वाटर द्वारा या नदियों द्वारा होता है। नंबर 3 जो है उन सेडिमेंट्स का जमाव होता है, डिपॉजिट्स होता है। ये 3 प्रक्रियाएँ नदी द्वारा होती हैं। कह रहा था इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर रिजल्टेड इन द वाइडनिंग एंड डीपिंग बाय द रिवर वैली। सच ए वैली इज कॉल्ड वी शेप वैली। इन हिल एरियाज द रिवर मूव स्विफ्टली, thus there is a move, erosion and transportation of the sediments and practically no deposition। देखिए ऑन द हिली एंड माउंटेन एरिया, हिली एंड माउंटेन एरिया में नदी जो है वी शेप वैली बनाती है। यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा चौड़ी तो नहीं होती हैं, लेकिन बहुत ही डीप गहरी होती हैं। पहाड़ी इलाकों में नदियाँ ज़्यादा चौड़ी तो नहीं होती हैं, लेकिन बहुत गहरी होती हैं। और यहाँ पे जो है स्लोप ज़्यादा होता है, ढाल ज़्यादा होता है, जिस कारण जो नदी का वाटर या पानी होता है वो इरोजन करता है
अपने मतलब जो है बॉटम में, और जिस कारण से जो है इरोजन की प्रक्रिया इस क्षेत्रों में ज़्यादा होती है और पानी की स्पीड भी ज़्यादा होती है ड्यू टू द हाई स्लोप के कारण, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्रायः रिवर के जो वाटर होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से वो बॉटम में इरोजन ज़्यादा करती हैं और ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल को आगे की ओर बहाती हैं, ले जाती हैं। व्हेन द वाटर of a river falls almost vertical down to the steep valley sides, a waterfall is formed, and they are important because they can be used to generate the hydroelectricity. The steep sloping segment of the swift flowing river is called rapid. देखिए, ऊपर से वाटर या पानी का गिरना अगर स्टीप स्लोप्स है और वहाँ पे जो है वर्टिकल डाउन हो रहे हैं वैली के थ्रू, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो वाटरफॉल के रूप में जानी जाती है। दूसरी बात जो है, गिरते हुए पानी के कारण इन इलाकों में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत का उत्पादन होता है, जो कि बहुत ही पर्पजेज़ में यूज़ होता है, डोमेस्टिक फॉर एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ में उसका यूज़ होता है। और सीधी बात है कि स्टीप स्लोप के कारण नदियाँ जो हैं गति उनमें होती है, पानी में गति होती है, जिस कारण वो आगे की ओर शीघ्र से वैली की तरफ मूवमेंट करती हैं। अगर वाटरफॉल का जिक्र आया तो इसमें आपको बता दें, जॉब और गेरसोपा फॉल्स ऑन द शारावती रिवर इन द कर्नाटका। ये जॉब जलप्रपात है जिसको झरना हम कहते हैं, ये कर्नाटक में है। वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ये भारत का सबसे ऊंचा जो है झरना है, लगभग 260 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ऊंचा झरना जो है साल्टो एंजल फॉल है, जो कि 975 मीटर ऊंचा है इन द वेनेजुएला इन द साउथ अमेरिका। वेनेजुएला में है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो आपने देखा इंडिया में जो है जोग प्रपात और विश्व में जो है साल्टो एंजल वाटरफॉल जो है सबसे ऊंचा झरना है। द नाइजीरिया फॉल इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द विक्टोरिया फॉल इन द अफ्रीका आल्सो फेमस। नाइजीरिया फॉल और विक्टोरिया फॉल भी जो कि मतलब फेमस है, लोग उनको मतलब जो है जाने जाते हैं दुनिया में अपनी हाइट के कारण। अगला मतलब आते हैं, व्हेन द रिवर लीव्स द माउंटेन, जब नदियाँ पहाड़ों को छोड़ती हैं, एंड इंटर द प्लेन, जब वो समतल मैदान में आती हैं, द फ्लो इज़ नो लॉन्गर स्विफ्ट ना, द फ्लोर of the river valley widened due to the continuous erosion along with the banks. The river twists and turned into the form of large bend up loops. तो अब जब नदियाँ पहाड़ों को छोड़ती हैं तो अब नदियाँ जो हैं बॉटम इरोजन के बजाय जो है साइड इरोजन करती हैं, जिस कारण से वो यू शेप वैली का फॉर्मेशन करती हैं। देखिए, पहाड़ों में वी शेप वैली का फॉर्मेशन होता था, लेकिन मैदानी इलाकों में नदियाँ जो है यू शेप वैली का फॉर्मेशन करती हैं। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे नदियों की स्पीड भी कम हो जाती है क्योंकि ढाल कम हो जाता है ना, और नदियाँ यहाँ पे सीधे नहीं चलती हैं। यहाँ की जो सॉइल या मिट्टी है कंपैरेटिवली जो है सॉफ्ट या मुलायम होती है, इसलिए नदियाँ जो है लूप्स या घुमावदार रास्तों से होकर जाती हैं, जिसको कि हम लोग मियांडर कहते हैं। लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड मियांडर। मियांडर माने लूप या घुमावदार रास्तों से होकर जाना, इसको मियांडर कहा जाता है। नॉ द रिवर इरोडेड, नदियाँ अब भी अपरदन करती हैं साइड्स का ना, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट, और जो मटेरियल होता है उसको आगे की ओर लेके जाती हैं, और जब उनकी स्पीड लास्ट स्टेज में एकदम कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में वो डिपोजिशन प्रक्रिया भी स्टार्ट करती हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड द डिपोजिशन, लगातार इरोजन और डिपोजिशन के कारण द मियांडर ग्रुप बिकम द ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड कम वेरी क्लोज टू ईच अदर ना। इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम द रिवर इज एबल टू कट द स्ट्रिप एंड लैंड बिटवीन द टू लूप्स एंड लेग्स a straight course. The circular loop that is left behind the completely cut off from the main channels form the oxbow lake. देखिए, समतल इलाकों में नदियाँ जो है आपने बताया कि सीधे रास्तों से ना होकर जाने के कारण जो है वो घुमावदार रास्तों से होकर जाती हैं, जिसके कारण मियांडर बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात जो है, समतल इलाकों में नदियाँ कभी कभी अपने रास्ते को बदल देती हैं ना, जिस कारण से
जो पुराना लूप या पुराना जो आपका एक रिंग बना हुआ रहता है वो मेन रिवर से मैक्सिमम या कई टाइम पे कट जाता है और अब नए नदियाँ जो है नए रास्तों के थ्रू जा रही हैं। जो पुराना रिमेनिंग वाटर या लूप एरिया है वो एक छोटी झील के रूप में जाना जाता है, जिसको कि हम लोग आक्स वो लेक के रूप में जानते हैं ना। तो एक्चुअली में ये नदियों के रास्ता बदलने के कारण अमूमन होता है या देखा गया है, मेंडर और लूप्स के मतलब जो है कट जाने के कारण, नए रास्ते के बन जाने के कारण। ड्यूरिंग द फ्लड, बारिश के समय में, बाढ़ के समय में, द रिवर जनरली ओवरफ्लो इट्स बैंक, नदियाँ जो हैं पूरी फुल हो जाती हैं, पानी से भर जाती हैं और अपने आसपास के इलाकों में तबाही मचाती हैं। द फाइन अलुबल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर, जो उपजाऊ जली मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई रहती है, इट डिपॉजिटेड ऑन द वैली ऑफ फ्लो, वो उनकी जो बेसिन में उनका जमा होने लगता है। दिस फर्टाइल पार्ट इज कॉल्ड फ्लड प्लेन, और कुछ दिन बाद जो बाढ़ का पानी होता है वो इवोपरेट होकर सूख जाता है और उस इलाकों पे बाढ़ का समतल मैदान जैसी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाई रहती हैं वो अपनी बेसिन या साइड्स में उसका जमाव करती हैं और पानी के सूख जाने के कारण ये इलाका फ्लड प्लेन एरिया कहलाता है। इन द फ्लड प्लेन एरिया में द कोरस मटेरियल आर डिपॉजिटेड along the banks of the river, thus the long ridges and low height are formed along the banks. These are called the natural lifts. ये कभी कभी जो है बाढ़ वाले इलाकों में जो है प्राकृतिक जो है तलछटी जैसी रचनाएं बन जाती हैं जो कि अवसाद के रूप में जनरेट होती हैं। ये नदियों के दोनों साइड्स में देखी जा सकती हैं। इसका फॉर्मेशन जो है बाढ़ के समय में या बाढ़ के बाद देखा जा सकता है, मतलब जो है नदी के बेसिन या साइड्स के इलाकों में। तो आपने देखा कि फ्लड प्लेन्स का जो फॉर्मेशन या जो नेचुरल लीव्स का फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू द फ्लड्स, नो, बाढ़ के द्वारा, बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, नदियों के जो है डिपोजिशनल वर्क के कारण ही उनका निर्माण होता है। व्हेन द रिवर रीचेस इट्स माउथ, जब नदियाँ समुद्र से मिलती हैं या इंड होती है, नदी जब खत्म होने वाली होती है तो इसको, उस इलाके को नदी का माउथ कहते हैं। इट कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एलुवियम, वहाँ तक जो है वो मतलब जो है अच्छा खासा पानी या मतलब जो है रॉक्स या सेडिमेंट्स को लाती हैं। द वाइड रिवर चैनल, दिस डिवाइड द मेन चैनल इनटू द सेवरल चैनल, देयर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। अभी आपको बताया गया था कि जब नदियाँ मेन नदी से कई छोटी छोटी धाराएँ निकलने लगती हैं, जब मेन नदी से कई छोटी छोटी धाराएं निकलने लगती हैं तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं ना। और जब छोटी छोटी नदियां मेन नदी में मिलती है तो उसको हम लोग जो है आपके ट्रिब्यूटरी कहते हैं। दोनों में ये अंतर होता है। तो नदियां कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती हैं। दूसरी कारण जो है नदियां अब समुद्र से मिलने वाली होती हैं, जिस कारण से यहाँ पे ढाल बिल्कुल कम है, स्लोप्स बिल्कुल कम है, जिस कारण नदी की जो स्पीड होती है, नदी का जो आप कह लो कि पानी की जो गति होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, जिस कारण नदियाँ जो हैं ऐसे इलाकों में डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं, डिपोजिशनल वर्क करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन दिस स्टेज, ऐसी स्थितियों में ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड इज फॉर्म्ड, त्रिकोण आकार की लैंड फॉर्म का निर्माण होता है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण। दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ये जो ट्रायंगल शेप्ड लैंड फॉर्म होता है इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। द ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर डेल्टा द्वारा दिखता है, वॉज द फर्स्ट यूज बाय द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। इसका नाम जो है हेरोडोटस ने रखा था, जो इतिहासकार थे, फॉर ए ट्रायंगुलर डिपोजिशन लाइन ऑन द माउथ ऑफ द नाइल रिवर ना। इन्होंने ऐसे कंडीशंस जो है नील नदी के किनारे देखी थी तो इन्होंने उसका नाम डेल्टा रखा, तब से इसका नाम डेल्टा पड़ गया। ये ट्रायंगल शेप का फर्टाइल फ्लैट लैंड होता है फॉर्म बाय द रिवर ऑन द माउथ साइड। द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा में शामिल होता है। सुंदरबन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा नदियों द्वारा बनाया गया है ना, लाई गई सेडिमेंटेशन से डिपोजिशन प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा ग्रुप में जाना जाता है, जहाँ सुंदरी नामक पेड़ की आप कह सकते हो कि व्यापकता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है। इस क्लिप में हम लोग नहीं रखते हैं, अगले क्लिप रखेंगे। ओके, डेट्स ऑल।